वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं कमर्शियल कोड्स एक्ट। अभी तक हमने इसकी 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। ये 4th वीडियो है। बेसिकली ये डीजीएस में आता है और ये प्रीलिम्स और मेंस में दोनों में आता है। पहले ये सिर्फ एचजीएस में आता था, डीजीएस में मतलब दिल्ली एचजीएस में आता था, लेकिन अब ये लोअर जुडिशरी में भी आने लगा क्योंकि प्रीलिम्स का अभी रिसेंट रिजल्ट आया है। अब मेंस का है तो हम यहाँ पर इसमें चैनल पे पहले इस एक्ट को पढ़ेंगे। मैं इसको 2-3 वीडियोस में ही एंड करना चाहूँगी। देन मैं इसके कुछ मेंस के क्वेश्चंस लेके आऊँगी ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके। ठीक है, ये हमारी 4th वीडियो है इस चीज़ में। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 नंबर 1 में बेसिकली 2 ही सेक्शंस है। फर्स्ट है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमिटमेंट, एंड सेकंड है डेफिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो एमसीक्यू में भी आते हैं। और ये बेसिकली क्योंकि ये छोटा एक्ट है तो डेफिनेशन अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंस कैरी करती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो चैप्टर नंबर 1 जो है वो है प्रिलिमिनरी, जैसे हर एक बेयर एक्ट में होता है सेम वेज यहाँ पर भी है। और डेफिनेशंस हम इसमें देखेंगे जो आगे जाके इस एक्ट को एक्सप्लेन करेंगे। सेक्शन नंबर 1 सेज शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमिटमेंट। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द कमर्शियल कोड्स एक्ट 2015। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में। पहले ये जम्मू कश्मीर हटाया जाता था लेकिन अब वो नहीं है यहाँ पे। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। इट शैल बी डीम्ड टू हैव कम इनटू फोर्स ऑन 23 अक्टूबर 2015। ये वही डेट है जो ऑर्डिनेंस की डेट थी। ठीक है, जो ऑर्डिनेंस की डेट थी ये वही डेट है जो मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताई थी बैकग्राउंड में। तो ये वही डेट है जिसको इस एक्ट में भी एनफोर्स कर दिया गया। ठीक है, सेकेंड जो डेफिनेशन क्लोज है वो कहता है इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर कमर्शियल अपीलेट कोर्ट्स मीन्स कमर्शियल अपीलेट कोर्ट डेजिग्नेटेड अंडर सेक्शन 3A। ठीक है, फिर 2AA बताता है कमर्शियल अपीलेट डिविजन्स मीन्स कमर्शियल अपीलेट डिविजन्स इन हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 5। सिंपल, कमर्शियल अपीलेट कोर्ट्स जो होंगी वो कौन सी होंगी, वो 3A में दी हुई हैं। एंड कमर्शियल अपीलेट डिविजन्स जो हैं वो किस में दी गई हैं, वो दी गई हैं 5 सब क्लोज 1 में। ठीक है, इसका जो सेक्शन नंबर B है वो कहता है कमर्शियल कोड मीन्स कमर्शियल कोड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सबसेक्शन 3। ये बात करता है कमर्शियल कोड्स कौन सी होंगी, तो कमर्शियल कोड्स वो कोड्स होंगी जो कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं अंडर सेक्शन 3 सब क्लोज 1 में। ठीक है, ये इसका क्योंकि कमर्शियल अपीलेट डिवीजन जो है ये 2018 के अमेंडमेंट से ऐड हुआ था, देयरफॉर इसका जो सबसेक्शन है वो है AA एंड इसका जो सबसेक्शन है वो है A। कमर्शियल अपीलेट कोड का A है, कमर्शियल अपीलेट डिवीजन का AA है। कमर्शियल कोड्स का जो सबसेक्शन है वो है B। ठीक है, वैसे ये कहाँ कॉन्स्टिट्यूट हुई है, ये 3A में कॉन्स्टिट्यूट हुई है, ये 5 सब क्लोज 1 में कॉन्स्टिट्यूट हुई है, ये 3 सब क्लोज 1 में कॉन्स्टिट्यूट हुई है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन का इम्पॉर्टेंट लगा लो यहाँ पे, इसी पे। ठीक है, इसी पे क्या है ना, पूरा एक्ट डिफाइन है। अगर ये पता चल गया ना कि व्हाट इज़ कमर्शियल डिस्प्यूट तो पूरा एक्ट आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। क्योंकि ये पूरा एक्ट ही कमर्शियल रिलेटेड है ना, तो इसलिए जो इसका सबसेक्शन C है वो कमर्शियल डिस्प्यूट्स को एक्सप्लेन करता है। और जो सबसेक्शन C में फॉल करेंगे सिर्फ वही ऐसे केसेस होंगे जो इस एक्ट के अंदर जो है कोर्ट एडजुडिकेट करेगी। ठीक है, क्योंकि अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो मैंने उसमें आपको एक चीज़ एसेंशियल बताया है कि यहाँ पे कमर्शियल केस होना चाहिए, कमर्शियल केस होना चाहिए प्लस स्पेसिफाइड वैल्यू। ये 2 चीज़ बहुत एसेंशियल हैं। ठीक है, इस कोर्ट के इस एक्ट के अंदर तो वही चीज़ यहाँ पे भी कही है कि कमर्शियल डिस्प्यूट क्या है वो सबसेक्शन C जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है। जो भी केसेस इसके अंदर फॉल होंगे वही स्पेसिफिकली आएंगे, अदरवाइज वो CPC में जाएंगे। क्योंकि CPC जो है और ये भी एक्ट जो है वो सिविल प्रोसीजर का बात करता है ना, और ये पर्टिकुलर कमर्शियल रिलेटेड एक्ट है तो वो इसमें फॉल करेंगे और जो अदर रिमेनिंग है वो CPC में रिमेन करेंगे।
इसका जो सबसे फर्स्ट है पॉइंट वो कहता है ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शंस ऑफ मर्चेंट्स, बैंकर्स, फाइनेंसर्स, traders such as those relating to mercantile documents including enforcement and interpretation of such documents. ठीक है, तो मैं यहाँ पहले आपको एक चीज़, एक केस यहाँ पे आप लिख लो, एक केस जो उसमें फॉल करता है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ, अम्बाला साराभाई एंटरप्राइजेज लिमिटेड वर्सेस केएस इंफ्रा स्पेस LLP एंड अदर्स का जो केस है ये है 2019 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली ये मेंशन किया है ना, ओनली कमर्शियल डिस्प्यूट्स विल बी लाई अंडर दिस एक्ट, और ये एंटरटेन करने के लिए बहुत क्लियरली ये वाली बात कही गई है। तो उसमें ये कहा जैसे ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन, तो जैसे मर्चेंट्स हो गए, मर्चेंट्स का क्या काम होता है, मर्चेंट्स का बेसिकली काम होता है बाइंग और सेलिंग, बैंकर्स रिलेटेड टू मनी, फाइनेंसर्स रिलेटेड टू मनी ट्रेड्स, ठीक है, ट्रेडर्स आर पर्सन्स हु बाय एंड सेल्स गुड्स, करेंसी एंड शेयर्स, जो ये सब होता है, ट्रांजैक्शन होता है बायर और सेलर के बीच में। तो उन सब से जो डॉक्यूमेंट्स, मर्केंटाइल डॉक्यूमेंट्स बनते हैं ना, या एनफोर्समेंट के लिए और इंटरप्रिटेशन ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स के लिए, वो जो है ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन में कमर्शियल डिस्प्यूट जो है वो कहलाए जाएंगे। मैं इसमें एक एग्जांपल दे दूँ, जैसे हो गया लोन्स, ठीक है, लोन से रिलेटेड वो फॉल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड सबसेक्शन है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ मर्चेंडाइज और सर्विसेज। यहाँ पे मर्चेंडाइज जो हो गई ना, वो ये हो गई जैसे आप कहें कि हमने कोई अपना गुड्स जो है वो आउट ऑफ इंडिया से मंगाया है, या कोई स्पाइसेस है या कोई है जो हमने आउट ऑफ इंडिया से मंगाया, तो वो एक्सपोर्ट हो गया, और जो हमने इंडिया से इम्पोर्ट किया है बाहर, ठीक है, तो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी। सर्विसेज में यहाँ पे जो बात आ जाएगी वो आ जाएंगी, जैसे कि आप ले लो टूरिज़्म, ठीक है, टूरिज़्म सर्विसेज हो जाती है, जैसे बैंकिंग, ठीक है, या फिर हम कहें अकाउंटेंसी, तो ये जो होती है ना सर्विसेज बोलते हैं, तो ये भी फॉल कहाँ करेंगे, कमर्शियल डिस्प्यूट्स में। थर्ड है इश्यूज रिलेटिंग टू एडमिरल्टी एंड मरीन टाइम लॉ। एडमिरल्टी और मरीन टाइम लॉ का मतलब होता है जैसे कि आप प्राइवेट मरीन टाइम इश्यूज, जैसे कि हमने कोई मतलब अपनी प्राइवेट जेट खरीद ली, ठीक है, ये बोट खरीद ली, तो उससे रिलेटेड है ना। तो जो प्राइवेट इश्यूज होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज होते हैं, जैसे लॉ ऑफ गवर्नमेंट तो करेगी, उससे रिलेटेड भी जो होंगे, जैसे कि आप कहो कि गुड्स का आना इधर, कार्गो का आना इधर से उधर, तो एडमिरल्टी तो हो गया, वो मरीन टाइम तो हो गया, तो वो चीज़ इसमें आएगी। नंबर 4 है ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू एयरक्राफ्ट इंजन्स, एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट्स, हेलीकॉप्टर्स इंक्लूडिंग सेल्स, लीज एंड फाइनेंसिंग ऑफ द सेम। बहुत सिंपल सी बात है, जैसे कि आप करें कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा हो लैंड से, ठीक है, एयर से, वाटर वेज से, ठीक है, इन वेज से जो ट्रांजैक्शंस हो रहा है वो भी इसमें आएगा, ठीक है। वो तो अलग बात है कि सबकी सेपरेट एक्ट भी है, जैसे आप कहें कि कैरेज ऑफ बाय रोड एक्ट 2007 है, रेलवे एक्ट 1989 है, बिल्स ऑफ लैंडिंग एक्ट 1856 है, तो वो सब यहाँ पे कवर होंगे। तो बेसिकली ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ये सब चीज़ें यूज़ होती है ट्रेड के लिए, ठीक है, बिजनेस के लिए, ठीक है, या फिर हम कहें कि किसी भी तरीके से जो यूज़ हो रही है वो इन चीज़ पे फॉल करेंगे। 5th कैरेज ऑफ गुड्स का इधर से उधर लाना, ठीक है, सेम वेज जो मैंने प्रीवियसली बताया, किसी भी वेज से जो आ रहा है, ठीक है, रेलवेज से, एयरवेज से, लैंडवेज से, किसी भी तरीके से जो आ रहा है वो क्या हो जाएगा, कैरेज ऑफ द गुड्स हो जाएंगे। कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्लूडिंग टेंडर्स, ठीक है। अभी ये इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ना, ये न्यूली ऐड हुए हैं 2018 के बाद, अमेंडमेंट के बाद ये ऐड हुए हैं, और ये SRA में भी ऐड हुए हैं,
ठीक है। तो इन्हें कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। अभी और इसमें इन्होंने इंक्लूड किया टेंडर्स। टेंडर्स क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड एग्रीमेंट होता है जिसमें हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे भर देते हैं, तो सामने वाले को अगर वो चीज़ें एक्सेप्ट हो जाती है तो उसको भर के देते हैं, उन्हें टेंडर्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो भी कहाँ फॉल होंगे, वो भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ में फॉल होंगे। एग्रीमेंट रिलेटिंग टू इमोरल प्रॉपर्टी यूज्ड एक्सक्लूसिवली इन ट्रेड एंड कॉमर्स। यहाँ जो है एग्रीमेंट्स इमोरल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होंगे, लेकिन वो इमोरल प्रॉपर्टी वही होंगी सिर्फ एक्सक्लूसिवली जो ट्रेड या कॉमर्स, ठीक है, इनमें यूज होती हैं। अदरवाइज इसके अलावा यहाँ ये चीज़ नहीं होगी। इसमें भी रिस्ट्रिक्शंस। इमोरल प्रॉपर्टी तो आप लोगों को पता ही है, इमोरल प्रॉपर्टी कौन सी होती है। इमोरल प्रॉपर्टी जैसे लैंड, थिंग्स अटैच टू लैंड, ठीक है, थिंग्स अटैच टू लैंड या थिंग फास्टेंड इन समथिंग विच इज़ अटैच टू लैंड, ठीक है, तो वो इमोरल प्रॉपर्टी होती है। अब यहाँ पे ना एक केस है जो मैं लास्ट में बताऊंगी, तो मैं इसको ना यहाँ पे लगा देती हूँ। यहाँ पे केस है जो मैं इसका, जैसे मैंने अभी बताया था, तो मैं चलो अभी बता देती हूँ। अम्बाला साराभाई एंटरप्राइजेज में ये कहा था कि सारी, नॉट ऑल, ठीक है। अब जैसे ये हो गया, ये सारी इमोरल प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है, इमोरल प्रॉपर्टी हो गई, लेकिन इमोरल प्रॉपर्टी में ये सब जो है ना, ये जो है ये कमर्शियल नहीं होगी। इसमें से सिर्फ इतनी जो ये रिलेट करती है किसको, ट्रेड को, ठीक है, जिसमें बाइंग और सेलिंग हो गया, ठीक है, या कॉमर्स में। अब जैसे सपोज करो किसी ने घर लिया, ठीक है, अब घर लेना जो है वो इमोरल प्रॉपर्टी हो गया, घर लेना ऑब्वियस बात है। अब उस घर को उसने किस चीज़ के लिए लिया, ठीक है, अपने खुद के यूज़ के लिए लिया है ना, ठीक है। अब उस घर को वो क्या कर देता है, रेंट पे चढ़ा देता है। जैसे ही वो उसको रेंट पे चढ़ाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो उसका बिजनेस हो जाएगा, कमर्शियल एरिया हो जाएगा, ठीक है। शॉप है, किसी ने शॉप बनाई है, ठीक है, अपने या एक कहें घर, चलो घर का एग्जाम्पल ले लिया, फ्लैट बना दिया उसने। फ्लैट बनाने के बाद क्या करा, उसमें उसने रेंट पे चढ़ा दिया या उसको सेल आउट कर दिया, या फिर उसमें उसने कोई मतलब शॉप्स खुलवा दी। तो वो जैसे ही घर का यूज़ किसी और तरीके से, होम का यूज़ उसने किसी और तरीके से किया, वैसे ही वो प्लेस क्या बन जाएगी, कमर्शियल बन जाएगी। और ये जैसे ही कमर्शियल बनेगी तो वो ट्रेड या कॉमर्स में आके इस सबसेक्शन में फॉल हो जाएगी, ठीक है। अब 8 है फ्रेंचाइजीज एग्रीमेंट। फ्रेंचाइजीज एग्रीमेंट क्या होता है, अब जैसे आप सब लोगों ने मैगडी तो जाती हो, ठीक है। अब मैगडी का अपना खुद का हेडक्वार्टर समवेयर इन अमेरिका है, लेकिन हम उसकी क्या करते हैं, फ्रेंचाइजी ले लेते हैं। अब मैं उसकी फ्रेंचाइजी लेके यहाँ पे भी मैगडी खोल लेती हूँ, यहाँ पे भी खोल लेती हूँ, और बी ने यहाँ खोल लिया, सी ने यहाँ खोल लिया, डी ने यहाँ खोल लिया, तो ये सब क्या हो गई, फ्रेंचाइजीज हो गई। मेन तो यहाँ है ना, उसी के प्रोडक्ट्स हम यहाँ पे बना के बेच रहे हैं और उसी के नाम से, तो ये हो जाते हैं फ्रेंचाइजी, ये हो जाते हैं फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट्स, ठीक है। ये जितने भी एग्रीमेंट्स हो जाएंगे फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट्स हो जाएंगे, और ये क्या बन जाएंगे, कमर्शियल बन जाएंगे, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन एंड लाइसेंसेज ऑफ एग्रीमेंट। अब सपोज करो मेरा एक होटल का बिजनेस है जिसका नाम है ABC, ठीक है। अब इसमें ABC है, तो ये जो है X जो है वो आता है, वो कहता है कि मुझे तुम अपने होटल का लाइसेंस दे दो, है ना, और मैं अपना एक इसी नाम से एक और होटल खोल लूँगा ABC के नाम से। तो जो लाइसेंस प्रोवाइड करना होता है ना, या डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, तो ये भी किस में पड़ेगा, ये भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ में पड़ेगा। मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी एग्रीमेंट। अब इसका ना बहुत ही एक सुपर एग्जाम्पल है मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी एग्रीमेंट, सोशल मीडिया। ये बहुत आप लोगों ने बहुत अपने फेवरेट जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनके बायो में हमेशा ये लिखा हुआ देखा होगा, मैनेज करके लिखा होता है, मैनेज बाय और एक कंपनी का नाम डैश डैश डैश। तो ये मैनेजमेंट और कंसल्टेंसी एग्रीमेंट, तो इनको जो बोलते हैं ना, जो डैश बाय डैश डैश डैश, ये जो बिजनेस में आएगा ये कमर्शियल एक्टिविटी में जाएगा। और ये जितने भी इनके साथ एग्रीमेंट्स हो गए, ये एग्रीमेंट जो कौन से होंगे, वो कमर्शियल एक्टिविटी के एग्रीमेंट्स होंगे, और वो भी कमर्शियल ही माने जाएंगे और इस कोर्ट के अंदर फॉल करेंगे। जॉइंट वेंचर्स एग्रीमेंट। जॉइंट वेंचर्स एग्रीमेंट में एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल दे देती हूँ। जब अभी कोविड हुआ था 2019 में, तो होटल्स ने प्लस हॉस्पिटल्स ने, ठीक है, एक दूसरे के साथ हैंड टू हैंड मिला के और ये कहा था कि चलो हम इससे लड़ाई करते हैं। एक जॉइंट वेंचर बना दिया था
ठीक है। और वो जो एग्रीमेंट उन दोनों के बीच में हुआ था उसको कहते हैं जॉइंट वेंचर, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ या कमर्शियल एक्टिविटीज़ या कमर्शियल सर्विसेज एक साथ आके एक एग्रीमेंट बनाती है, उन्हें जॉइंट वेंचर्स एग्रीमेंट्स कहते हैं। फिर 12 कहता है शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट। शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट जो शेयर होल्डर्स के एग्रीमेंट्स होते हैं, जिसमें कि शेयर्स बेचना, खरीदना, ये जो चीज़ें होती है ना, ये भी शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट में आती हैं। ठीक है। अब 13 कहता है इसका सब्सक्रिप्शंस एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट pertaining to the services including industry including outsourcing services and financial services। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है नेटफ्लिक्स। ठीक है, नेटफ्लिक्स इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो हम किसी से भी फाइनेंशियल सर्विसेज लेते हैं तो वो भी इसमें आ जाएंगे। मर्केंटाइल एजेंसीज एंड मर्केंटाइल यूसेजेस, बहुत सिंपल जो मैंने पहले बताया है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स, पार्टनरशिप किस लिए होता है? टू गेन बेनिफिट या प्रॉफिट। ठीक है, यही तो इसका इसेंशियल होता है, टू गेन द प्रॉफिट और टू गेन द बेनिफिट। वही एग्रीमेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे? वो भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ में फॉल करेंगे। फिर है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स। टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो जाना, जैसे कि हम कहें कोई मेथड हो गया, कोई सिस्टम हो गया या कोई प्रोसेस हो गया, उसके रिलेटेड करना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिलेटिंग टू रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, डिज़ाइंस, डोमेन्स नेम, जोग्राफिकल इंडिकेशन एंड सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सॉन्ग्स। ठीक है, सॉन्ग भी तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है, उस पर कॉपीराइट कर लेना, ट्रेड कर लेना, पेटेंट कर लेना और उसको फिर बेचना। अब सिंगर्स कैसे अर्न करेंगे? सिंगर्स ऐसे ही तो अर्न करते हैं। ठीक है, फिर है इसका 18th है एग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज। सिंपल सर्विसेज, जैसे हम एक टेम्प्रेरी सर्विस ले रहे हैं कोई, जैसे हमने सबसे अच्छा तो रेस्टोरेंट सर्विसेज का ही ले लो। ठीक है, हम वहाँ पे, या स्पा ले लो, स्पा का एग्जांपल है, हमने सर्विसेज वहाँ पे एंजॉय करी तो ये हो जाता है। एग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ गुड, सेल ऑफ गुड्स के लिए हो। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ऑयल, गैसेज, रिजर्व्स और अदर नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ONCG क्या है? जी क्या है? वो एक कंपनी है। ठीक है, तो वो भी इसमें आ जाती है। इंश्योरेंसेज एंड री इंश्योरेंसेज, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एजेंसीज रिलेटिंग टू एनी ऑफ द अबव, किसी से भी रिलेट होते हो। एंड सच अदर कमर्शियल डिस्प्यूट एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ जो ये वाली बात बोली ना 22, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हु विल डिसाइड सम डिस्प्यूट्स आर कमर्शियल और नॉट। व्हेन दिस एक्ट इज साइल्ड देन सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिसाइड। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये चीज़ डिसाइड करेगी। इसके एक्सप्लेनेशन है, कमर्शियल डिस्प्यूट शेल नॉट सीज टू बी अ कमर्शियल डिस्प्यूट merely because it also involves action for recovery of immovable property or for realization of monies out of immovable property giving as a security or involves any other relief pretending to immovable property। अब जैसे यहाँ पे सिक्योरिटी हम दे दें, अब किसी ने रेंट पे लिया और सिक्योरिटी दे दी तो वो भी कमर्शियल डिस्प्यूट में आएगी। वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज इज द स्टेट और एनी ऑफ द एजेंसीज और इंस्ट्रूमेंटलाइजिटीज और प्राइवेट बॉडीज कैरिंग आउट पब्लिक फंक्शन। ये भी हो सकता है कि एक बॉडी जो है वो स्टेट हो या कोई एजेंसी हो। ठीक है, ये भी हो सकता है ना, एजेंसीज भी हो सकती है, स्टेट्स भी हो सकते हैं, ये भी कोई भी हो सकता है ना, तो वो भी इसमें फॉल कर सकता है। ठीक है, इसके ग्राउंड पे कि हम सपोज करो दिल्ली गवर्नमेंट है, तो दिल्ली गवर्नमेंट वर्सेस अगर हो जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कमर्शियल नहीं है, तब भी कमर्शियल हो सकता है। अब एक चीज़ जो मैंने एडिशनल करी है वो करी है ताकि ये इजीली समझ में आ सके, वो करिए मैंने, फॉलोइंग्स आर हेल्ड टू बी नॉट कमर्शियल डिस्प्यूट। कौन से डिस्प्यूट्स जो है वो कमर्शियल नहीं होते, क्योंकि अगर आप अंबाला साराभाई वाला केस देखेंगे तो उसने कहा है कि ओनली कमर्शियल डिस्प्यूट्स जो होंगे वही कमर्शियल कोर्ट में आएंगे। तो कौन से ऐसे कमर्शियल डिस्प्यूट्स होंगे जो कमर्शियल डिस्प्यूट्स नहीं हैं लेकिन बीइंग अ कमर्शियल डिस्प्यूट? जैसे सबसे पहला, सूट इज़ फॉर रिकवरी ऑफ डैमेजेस ऑफ लॉस सफर्ड ऑन अकाउंट ऑफ डैमेजेस टू द एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट को डैमेज हो गया, अब एयरक्राफ्ट वाले में चले जाओ तो एयरक्राफ्ट वाला भी जो है
देखो जैसे एयरक्राफ्ट का मैंने एग्जांपल दिया था ना, इससे नेक्स्ट है शायद, कहाँ गया, हाँ मतलब वो है, तो उसमें भी ये आया कि अगर उसको लॉस हो जाए एयरक्राफ्ट को तो वो कमर्शियल नहीं होगा। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट टू डेवलप लैंड, लैंड को डेवलपमेंट के लिए, तो कहाँ जाएगा ये सारे। Suit to quash and set aside the sale deed executed in favor of respondent on the basis of the order passed in probate proceeding or on the basis of the will with respect to immovable properties ex succession certificate। will आ जाएगी, टेस्टिमनी डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, वो नहीं होगा क्योंकि वो क्या हो जाएगा, पर्सनल हो जाएगा। सूट फॉर इजेक्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इलीगली यूज एक्सक्लूसिवली इन ट्रेड कॉमर्स विद द कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ, प्लेंटिफ के कंसेंट के साथ अगर कोई इलीगली यूज़ कर रहा हो, जैसे सपोज करो हाँ एक होम ही ले लो, होम ही ले लो, उस होम को उन्होंने पीजी में कन्वर्ट कर लिया और इसको रजिस्टर्ड नहीं करवाया कमर्शियल एक्टिविटी में, लेकिन वो उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी कि वो इलीगली प्लेंटिफ उसके साथ मिला हुआ, तो वो कमर्शियल नहीं होगा। सूट फॉर कैंसिलेशन ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी इवन इफ इट विद रिस्पेक्ट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी यूज एक्सक्लूसिवली इन ट्रेड और कॉमर्स और एज अ पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ द सेल ऑफ सच प्रॉपर्टी। 6 is suit for recovery of money to be deposited in court for release of title document lying deposit by way of equitable mortgage। equitable mortgage जो होता है वो उसके बेसिस पे कोई रिकवरी करवा रहे हो, ठीक है। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट ऑफ सेल फॉर द परमानेंट इंजंक्शन, परमानेंट इंजंक्शन की बात कर रहे हो, रिस्ट्रेनिंग द डिफेंडेंट फॉर सेलिंग और ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी नॉट एक्सक्लूसिवली फॉर ट्रेड और कॉमर्स पर्पस, ठीक है, ट्रेड और कॉमर्स पर्पस से नहीं हो। और डिस्प्यूट अराइज आउट ऑफ सेल डीड्स एग्रीमेंट्स इंडीजर्स ऑफ लीज इन रेस्पेक्ट ऑफ रेजिडेंशियल फ्लैट के रिलेटेड। अब मैं यहाँ पे बता दूँ, व्हेन कोई सूट या आप कहो केस जो है वो कमर्शियल कोर्ट एक्ट में नहीं फॉल करता, मैं इसको बार बार रिपीट कर रही हूँ, एक्ट में नहीं है तो कहाँ पर है, देन इट विल फॉल अंडर CPC बिकॉज सूट या केस जो यहाँ पर है दैट इज़ ऑफ सिविल नेचर, वो क्या है, वो सिविल नेचर का है, ठीक है, इसलिए वो CPC में जाएगा। चलो मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट डेफिनेशन दैट इज D सबसेक्शन D। कमर्शियल डिवीजन क्या होता है, कमर्शियल डिवीजन इन हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ 4 सब सेक्शन 1 में है। डिस्ट्रिक्ट जज वही है जिसका मीनिंग कॉन्स्टिट्यूशन के 236 सब क्लोज A में दिया हुआ है। डॉक्यूमेंट्स का भी यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो सेम ही है जैसे एविडेंस में है। डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, figures or marks or electronic means or by more than one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter। कोई भी तरीके से रिकॉर्ड कर रहे हो कोई भी मैटर। G नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट में आएगा एज ऑलवेज एंड विद इन द कॉग्नेट मीनिंग एंड ग्रामेटिकल वेरिएशन शेल बी कंस्ट्रक्ट अकॉर्डिंगली। एंड H शेड्यूल, शेड्यूल यहाँ पे इसमें इस एक्ट में ना एक शेड्यूल अटैच है, तो वही इसमें जो है वो शेड्यूल की बात की गई है। अब इसमें एक ये सबसेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आई स्पेसिफाइड वैल्यू, जिसकी मैं प्रियम्बल से लेके जब इसका इंट्रोडक्शन दे रही थी तब भी स्पेसिफाइड वैल्यू की बात की गई थी, तो वही इसमें है। स्पेसिफाइड वैल्यू इन रिलेशन टू कमर्शियल डिस्प्यूट शेल मीन्स द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की क्या वैल्यू है, ठीक है। मैटर इन रेस्पेक्ट ऑफ अ सूट एज डिटरमाइन इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 12 विच शेल नॉट बी लेस देन 3 लाख रुपीज और सच अ हायर वैल्यू एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो 3 लाख रुपीज जो होते हैं ना उससे कम ना हो, कम ना हो, और एक्सटेंड तो कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, जितना भी होगा वो, ठीक है। अभी जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियसली बताया ना, जो केसेस यहाँ नहीं फॉल करेंगे वो कहाँ फॉल करेंगे, वो CPC में फॉल करेंगे, और वही बात यहाँ पे इसका सब क्लोज 2 कहता है, जो क्या कहता है, words and expression used and not defined in act but defined in the code of CPC and Indian Evidence Act shall have the same meaning respectively assigned to them in the code and act, ठीक है, सेम मीनिंग जैसे कि यहाँ पे।
थैंक यू।